Now let's move to a very interesting thing, that is restricted permutations. होता क्या है restricted permutation? देखिए क्या हुआ, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। हमने बोला कि यार हमारे पास है 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स में से हमें कोई भी 5 को रखना है, 5 को लेके जाना है कि हम इन 5 लोगों को कोई पर्टिकुलर अवार्ड देंगे। सो वी नीड टू ऑब्वियसली अवार्ड देंगे, या हम उन्हें बोल सकते हैं कि वी वुड बी रैंकिंग दीज 5 स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स और समथिंग। अब रिस्ट्रिक्टेड मीन्स many cases may arise, we can say this particular student must always be included, or we can say this particular student must never be included, or we can say if A is being included then we must include B, or we can say if A is being included then we must exclude B. So वो सारे केसेस कहलाते हैं restricted permutations. So if in the permutation some particular things are to be placed at some particular places, or some particular things are always to be included or excluded, then it is called restricted permutations. Then now cases लेते हैं. We are having the first case is the total number of permutations of n dissimilar things. हमारे पास dissimilar things कितनी है? यहाँ अगर हम देखेंगे तो we are having n dissimilar things taken r at a time when m particular things are always occupied definite places. So हमारे पास n आइटम्स थे, उसमें से मुझे r को लेना था, उसमें से मैंने बोला m आइटम्स तो पर्टिकुलर प्लेसेस ऑक्यूपाई कर ही लेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। मान लेते हैं वी आर हैविंग 10 आइटम्स, these are the 10 items out of which हमें अरेंज करने हैं मात्र 5 आइटम्स 5 प्लेसेस पे, और हमने ऐसा बोल दिया कि 3 will always occupy second position and 6 will always occupy last position. So 3 is always placed here, so 3 तो फिक्स हो गया अपनी जगह पर, and 6 अपनी जगह पर फिक्स हो गया। How many places are left now? So how many places are left? 1 2 3, 3 प्लेसेस बची हमारे पास, और उन 3 प्लेसेस में रखने के लिए ऑप्शंस 1 2 3 4 5 6 7 8 बचे हुए 8। सो हम इन 8 में से किसी भी 3 को यहाँ अरेंज कर देंगे 8p3, क्योंकि 3 और 6 अपनी प्लेस पे फिक्स हो गए हैं। सो हमारे पास जो प्लेसेस बची, अब वैसे ही अगर हम इसे जनरलाइज देखते हैं, if we will look at it in a generalized form, then we have n items, r places, and out of this m items occupy particular fixed place. सो हमारे पास उस R में से M ही प्लेसेस बचेंगी जिनके ऊपर अरेंज करना है, और आइटम्स टोटल n थे, उसमें से n माइनस m आइटम्स ही बचेंगे जिनको हमको लेना है। सो दैट विल बी n माइनस m आइटम्स विच आर लेफ्ट ओवर। आउट ऑफ दीज आइटम्स मस्ट बी पुट इनटू R माइनस m प्लेसेस। सो वी विल बी हैविंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट केस देखते हैं। The number of permutations of n different things taken all together when r particular items are to be placed at some r given places. Exactly. Now we are taking all the items. So हमारे पास total n items थे, उसमें से r items तो हमने पहले ही place कर दिए particular places पे, तो that will be np n minus rp r n minus r. So this will give me n minus r factorial, क्योंकि n minus r items ही बचे जिन्हें हमें आपस में अरेंज करना था। If we are having x items that needs to be arranged, then the number of ways of arranging them is x factorial. Similarly here we are having n minus r items, because r items are already being placed. r items को मैं पहले ही प्लेस कर चुका हूँ कि आपकी जगह फिक्स है, आप यहीं रहेंगे, तो n में से r आइटम्स बचे, n माइनस r आइटम्स बचे, उन्हें अब प्लेस करना है आपस में, और आपस में उन्हें सबको प्लेस करने के n माइनस r फैक्टोरियल वेज।
नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम व्हेन m पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सो अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ हमने बोला कि m पर्टिकुलर थिंग्स को हम हमेशा एक्सक्लूड कर रहे हैं। सो n में से बची कितनी, n में से n माइनस m आइटम्स बची जिन्हें हमको इंक्लूड करना है। एंड एट हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव टू अरेंज देम, एट r प्लेसेस। सो दिस विल गिव मी n माइनस m pr। The next is the number of permutations of n different things taken r at a time when m particular things are always included. So अब यहाँ हमारे पास क्या हो गया, यहाँ हमने बोला कि कुछ पर्टिकुलर इंक्लूड ही करना है, मतलब ये 10 थे, इसमें से 2 को तो मुझे हमेशा लेना है, पर मैंने ये नहीं बोला कि इनकी प्लेस फिक्स्ड है। We have not fixed their places. So now we are having total of n items. We are saying m items are always included. So now we have n minus m items total left, from which, अब उसमें से हमारे पास प्लेसेस तो वही हैं r प्लेसेस, तो फ्रॉम विच r माइनस m, क्योंकि m प्लेसेस तो ऑक्यूपाई इन एन आइटम्स से कर ली जो इंक्लूड हो गए, तो बची कितनी प्लेसेस, r माइनस m प्लेसेस, आउट ऑफ विच फ्रॉम विच r माइनस m इज टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट। तो पहले तो हमें इसमें से जो n माइनस m आइटम्स बचे हैं उसमें से r माइनस m आइटम्स को सिलेक्ट करना है, और फिर टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल तो r ही हैं, r प्लेसेस हैं, उनको आपस में अरेंज करना है। सो हमारे पास एंड देन अरेंज r आइटम्स। सो n माइनस m सी r माइनस m, क्योंकि अभी तो मैं केवल और केवल सिलेक्ट ही कर रहा हूं और m पहले से थे और r माइनस m इधर से और सिलेक्ट हो गए। सो वी आर हैविंग द टोटल ऑफ r आइटम्स एंड देन अरेंजिंग दिस r आइटम्स इट विल बी इन द r फैक्टोरियल वेज। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास हैं 4 पार्ट्स, चारों पार्ट्स हमारे पास बहुत इजी से दिख रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ पावर बी अरेंज्ड इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। इफ देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स वी आर हैविंग हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। so these 9 alphabets can be arranged in 9 factorial ways. See, there is no alphabet being repeated. Okay, now second option number B, for the B part it is given the first letter must be P. First is P and the last is A. So how many are left? 7 places, because total we were having 9 places. Out of this, first is P and the last is A, so we are left with the 7 places. Out of these 7 places we have to arrange the letters. There is no other condition given, so arranging these 7 letters it will be 7 factorial ways. So the answer for the second part is 7 factorial. For part C, part C mentions the letters of the letters M and TH must be together. Now it is not given that they must be in the same order or the order can be shuffled, so we must have just put M A T H together and these alphabets can be reshuffled among themselves. So हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है। आप क्या करिए, आपके पास है M A T H P O W E R। सो बेसिकली ऐसा करिए कि ये जो M A T H है इसको एक रस्सी से बांध दीजिए, क्योंकि हमको ये चारों क्या चाहिए, साथ में चाहिए। अब ये एक यूनिट हो गया, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांचवी यूनिट, छठी यूनिट। इन 6 यूनिट्स को आपस में अरेंज करने के तरीके कितने, 6 फैक्टोरियल।
अब ये तो इसको आपस में अरेंज करने के तरीके हो गए 6 यूनिट्स को, और ये जो MATH है दे कैन ऑल्सो अरेंज अमंग देमसेल्व्स इन हाउ मेनी वेज दे कैन अरेंज देमसेल्व्स, दे कैन अरेंज देमसेल्व्स इन 4 फैक्टोरियल वेज, सो दिस विल बी द आंसर 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल. नाउ फॉर द ऑप्शन नंबर डी, द लेटर्स MATH must be together and in the same order. सो अगर सेम ऑर्डर में चाहिए तो कहानी वही है 6 फैक्टोरियल. अब इनका ऑर्डर एक ही है MATH सेम ऑर्डर में, तो इसका एक ही तरीका है रखने का. सो हमारे पास आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आप रेस्ट्रिक्शन में क्या देके रखा है उस कंडीशन को लेकर चलिए, नोट करिए इसे. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारे पास है सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन टर्म. सो हमें बोला है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल है. देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग हुई, द बेसिक ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. कौन से थे? दो थे. एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि अगर आपके पास में दो वर्क है W1 W2 एंड if W1 can be completed in m ways and W2 can be completed in n ways, then the number of ways in which W1 and W2 can be done is m into n. और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कह रहा था? इफ यू आर हैविंग टू वर्क्स, W1 W2, W1 के m ways हैं, W2 can be completed in n ways, then the number of ways in which either W1 और W2 can be done is m plus n ways. So यहाँ क्वेश्चन के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर समझते हैं कि हमारे पास ये क्या कहना चाह रहा है. तो हमारे पास ये कहना चाह रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल. सो हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है. सो मुझे हर ऑब्जेक्ट के लिए कितने ऑप्शंस, या तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू वी हैव? टू ऑप्शंस. आइदर वी आर गोइंग टू सिलेक्ट इट और वी आर गोइंग टू नॉट सिलेक्ट इट. सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए भी दो ऑप्शन, थर्ड के लिए भी दो ऑप्शन, फोर्थ के लिए भी दो ऑप्शन. ऐसे चलते चलते गए हम, तो हमारे पास n टाइम्स तक 2 2 2 चलेगा. अब हमें ये भी करना है एंड ये भी. सो हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग 2 to the power n. बट इसके अंदर एक केस ऐसा आ गया, क्योंकि हमारे पास हर किसी के लिए दो ऑप्शंस थे. फॉर ऑब्जेक्ट वन वी आर हैविंग टू ऑप्शंस. हम सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे. आइदर वी आर सिलेक्टिंग इट और वी आर नॉट सिलेक्टिंग इट, वी आर सिलेक्टिंग इट और वी आर नॉट सिलेक्टिंग इट, सिलेक्टिंग इट और वी आर नॉट सिलेक्टिंग इट. तो सबके अंदर एक ऑप्शन तो ऐसा आ गया ना, जब हमने किसी भी एक को सिलेक्ट नहीं करा, वो इसमें इंक्लूड हो गया. तो मुझे अगर एटलीस्ट एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो मैंने वो वाला एक तरीका जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं हुआ है उसे माइनस कर दिया. सो वी आर गेटिंग 2 to the power n minus 1. First, second, the number of ways of selecting at least one object out of p plus q plus r available objects of which p are alike, q are alike of second kind and 3 are alike of third kind. So पहले p ऑब्जेक्ट्स थे, उसके अंदर हमारे पास कितने ऑप्शन, जैसे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स होंगे तो मेरे पास कितने ऑप्शन? मेरे पास 4 ऑप्शन. या तो मैं एक भी नहीं लूंगा, या तो मैं एक सिलेक्ट करूंगा, या मैं 2 लूंगा, या मैं 3 लूंगा. तो अगर हमारे पास ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट्स हैं कोई सेम टाइप के, सो वी आर हैविंग अगेन 3 ऑप्शंस. आइदर वी आर नॉट सिलेक्टिंग एनीवन और 1 और 2. सो हमारे पास अगर p ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारे पास इनमें से किसी के लिए भी p+1 ऑप्शंस हो गए. p+1 ऑप्शंस के अंदर वी आर हैविंग आइदर 0 और 1 और 2 ऑब्जेक्ट्स और 3 और p सारे के सारे, इनमें से कोई भी एक. तो इनको सबको आपस में लेने के कितने तरीके हो गए? p+1. ऐसे ही q के लिए हो गए q+1, r के लिए हो गए r+1. सो जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूँ p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, सो ये वो सारे तरीके हो गए कि जिसमें हम इन ऑब्जेक्ट्स में से किसी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे. एक तरीका इसमें ऐसा आ गया व्हेन वी आर नॉट टेकिंग आइदर फ्रॉम p और q और r. तो मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 चाहिए. सो वो एक तरीका हमने माइनस कर दिया. सो हमारे पास आएगा कि p+1 वेज इंटू q+1 वेज इंटू r+1 वेज और -1. इसे नोट कीजिए आप.
अब अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच पी आर अलाइक, क्यू आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड एंड रेस्ट आर डिस्टिंक्ट। सो जो पी अलाइक है उसके अंदर से या तो हम एक भी नहीं लेंगे, या एक लेंगे, या दो लेंगे, या पूरे के पूरे पी लेंगे, उसके तरीके p+1। क्यू आर अलाइक ऑफ वन काइंड, उसके लिए भी मेरे पास कितने तरीके, या तो हम, बिल्कुल सही बात है, एक भी नहीं लेंगे, और वी विल टेक 1, और वी विल टेक 2, और वी विल टेक 3, और वी विल टेक ऑल द q, सो दिस विल बी q+1 ways। अब now what we are left with, we are left with n minus p plus q items, or we can say n minus p minus q distinct items। अब हर distinct item के लिए, for each distinct item we are having two options, either we are taking it or we are not taking it, so there are two options। so पहले ऑब्जेक्ट के लिए दो, फिर दो, फिर दो, ऐसा कितनी बार करना पड़ेगा, n माइनस पी माइनस क्यू टाइम्स करना पड़ेगा। सो हमारे पास आ जाएगा इतना। अब इन सभी के अंदर एक वो तरीका हो गया इन विच वी आर नॉट सिलेक्टिंग एनी आइटम, सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट एंड देन वी विल गेट द नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड। बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है पीएनसी, बहुत ही सुंदर चैप्टर। एक क्वेश्चन करके समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अ बास्केट कंटेन्स 5 डिफरेंट फ्रूट्स, उसके अंदर कितने फ्रूट्स हैं, 5, और पांचों ही अलग अलग हैं। इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन सिलेक्ट एटलीस्ट वन फ्रूट। सो फर्स्ट फ्रूट के लिए कितने ऑप्शंस है, 2, आइदर ही विल सिलेक्ट इट और ही विल नॉट सिलेक्ट इट। सेकंड फ्रूट के लिए कितने ऑप्शंस है, 2, थर्ड फ्रूट के लिए 2, फोर्थ फ्रूट के लिए 2, फिफ्थ फ्रूट के लिए 2। अब उसे हर फ्रूट के ऊपर चेक करना है, आइदर आई एम सिलेक्टिंग फ्रूट 1 और नॉट, सेकंड और नॉट, थर्ड और नॉट, फोर्थ और नॉट, फिफ्थ और नॉट। सो हमारे पास आ जाएंगे 2 to the power 5 वेज। इसके अंदर एक तरीका ऐसा कैलकुलेट हो गया जिसके अंदर ही इज नॉट सिलेक्टिंग एनी ऑफ द फ्रूट, बट इट इज गिवन टू मी दैट ही हैज टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन फ्रूट। So we will subtract that one way in which he is not selecting any fruit. So 2 to the power 5, 32 minus 1. So my answer is 31. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट, अगेन एटलीस्ट वन चाहिए ही, फ्रॉम 3 मैंगोज। तो 3 मैंगोज बोला है तो ऑल द 3 मैंगोज आर अलाइक, 4 एप्पल्स अगेन दे आर अलाइक एंड 5 बनानास। सो अगर हमें नहीं देके रखा है तो हमें मान के चलेंगे कि ऑल द 3 मैंगोज आर अलाइक। सो 3 मैंगो में से उसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 3 मैंगोज में से उसके पास ऑप्शंस है 4। क्या, या तो हम एक भी मैंगो नहीं लेंगे, आइदर ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनी मैंगो, और 1 मैंगो, और 2 मैंगोज, और 3 मैंगोज। सो ही विल बी हैविंग 4 ऑप्शंस। For 4 apples, he will be having 5 options. Again, same concept. He is either not taking any apple, or 1, or 2, or 3, or 4. And out of 5 bananas, he is having 6 options. So हमारे पास टोटल कितने हो गए, इतने तरीके टोटल हो गए 120। अब इन 120 तरीकों में हमारे पास एक तरीका ऐसा है इन विच ही इज नॉट सिलेक्टिंग आइदर मैंगो और एप्पल और बनाना, सो वी विल सब्ट्रैक्ट दैट वन वे टू गेट एट लीस्ट वन आइटम। सो हियर वी आर गेटिंग 119, सो आवर आंसर इज 119। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज a room has 10 bulbs which can be switched on independently. In how many ways can the room be illuminated? So हमारे पास एक रूम है जिसके अंदर कितने बल्ब्स हैं, we are having 10 bulbs and these bulbs can be switched on independently. And how many ways can the room be illuminated? At least एक बल्ब, एग्जैक्टली at least एक बल्ब मुझे सिलेक्ट करना है कि इट मस्ट बी ऑन। सो हर बल्ब के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 2, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। तो टोटल ऑप्शन हो जाएंगे 2 to the power 10। अब इस 2 to the power 10 के अंदर एक तरीका है जिसमें हमने कोई भी बल्ब नहीं लिया, एटलीस्ट एक बल्ब भी चला दे तो उजाला हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो वाला तरीका माइनस करना है जिसमें हमने एक भी बल्ब सिलेक्ट नहीं करा है या ऑन नहीं करा है। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द रूम कैन बी इल्यूमिनेटेड इज 2 to the power 10 minus 1।